वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 10 का चैप्टर 3 जाति, धर्म और लैंगिक मसले। परिचय। सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती। राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। कई बार तो ये अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होती है। आपको पता होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ पर मिली है हमें? आर्टिकल 19 में। इस अध्याय में हम इस विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे। आपको पता होगा समानता का अधिकार हमको 14 to 18 में मिलता है, जिसमें 15 किसी भी लिंग, धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है। 16 बात करता है रोजगार में किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध की। 17 बात करता है अस्पृश्यता के उन्मूलन की और 18वां बात करता है उपाधियों के अंत की। लिंग, धर्म और जाति पर आधारित सामाजिक विषमताओं के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। यह समानताएं कैसी है और किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती है। हम इस पर बारी बारी से गौर करेंगे। फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन असमानताओं पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्तियां लोकतंत्र के लिए लाभकारी है या फिर नुकसानदेह। निजी और सार्वजनिक का विभाजन। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में ये मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी होती है गृहस्थी चलाने की। आपने भी देखा होगा पहले चलता था कि लड़कियां सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित है और बच्चों के पालन पोषण करने की। ये चीज़ अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन को झलकाती है। औरतें घर के अंदर का सारा कामकाज जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखरेख करना आदि करती, जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते। दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों के जिम्मे है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, जैसे मतलब घर में कहीं भी किसी भी जगह को देखा जाए तो महिलाओं के लिए कौन सी जॉब बेस्ट है? टीचर और नर्सिंग, क्योंकि लोगों को लगता है कि लड़कियां सिर्फ ये 2 काम ठीक से कर सकती है। लेकिन वर्तमान समय में थोड़ा बहुत स्थिति सुधर रही है। गाँव में स्त्रियां पानी और जलावन जुटाने से लेकर खेत में खटने तक का काम करती है। शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरानी का काम कर रही है और मध्यम वर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही है। सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती हैं, लेकिन उनमें काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता और उन्हें दिन रात काम करके भी उसका श्रेय नहीं मिलता। कई बार देखा होगा कि जो नॉर्मल लेडीज़ हैं, अगर वो घर का काम भी करते हैं, लास्ट में उनसे पूछा जाता है तुमने क्या किया, जबकि उनका काम ऐसा है जिसके लिए उनको 5 मिनट का रेस्ट भी नहीं मिलता, एक संडे तक नहीं मिलता। आइए अपनी बात शुरू करते हैं। लैंगिक असमानता। सामाजिक असमानता का ये रूप हर जगह नजर आता है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद इस बात की पहचान की जाती है। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक या कहें कि प्राकृतिक और अपरिवर्तन मान लिया जाता है, लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिका है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। श्रम का लैंगिक विभाजन यानी कि काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती है या अपने देखरेख में घरेलू नौकरों या फिर नौकरानियों से करवाती हैं। श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा ये हुआ कि औरतें तो घर की 4 दीवारी में सिमट के रह गई थी और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया। राजनीति विज्ञान की इस किताब में हम घरेलू कामकाज की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या ये राजनीति है? क्यों नहीं? अगर राजनीति का मतलब सत्ता है तो परिवार में पुरुष की प्रधानता को भी राजनीतिक मानना चाहिए। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य है। ये बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने या फिर सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए थे। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग भी की गई थी। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाली महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई और इन आंदोलनों को नारीवाद आंदोलन कहा जाता है और इनके परिणाम स्वरूप कई प्रकार के जो
एक्ट आए और अधिकार आए, क्योंकि जो महिलाओं ने आंदोलन किए थे अपने हिंसा से बचाव के लिए या फिर शिक्षा के लिए या फिर अपने अधिकारों के लिए, राजनीतिक अधिकारों के लिए, तो उसके वजह से काफ़ी सारे अधिकार आज महिलाओं को मिले हुए आपने देखा होगा। लेकिन फिर भी उन्हें प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है, किस हद तक किया जा रहा है उस पर हम आगे देखेंगे। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीति की गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। जैसे आपने देखा होगा आज भी जैसे स्पेशल फोर्सेस है यानी कि कमांडो वाली जो पोस्ट है वहाँ पे वुमेन को नहीं मिलता है। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं, उनका दमन होता है। महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76%। इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या है और उच्च शिक्षा की ओर कदम ये बढ़ा पाती है। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली है और कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं है। लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ पर एक है लड़की और ये उसकी मम्मी है, बातें कर रहे हैं। मम्मी हरदम बाहर वालों से कहती है मैं काम नहीं करती, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, पर मैं देखती हूँ कि वो लगातार काम करते रहती है। अगर वो जो करती है उसे काम नहीं कहते तो फिर काम किसे कहते हैं? पितृ प्रधान, इसका शाब्दिक अर्थ तो पिता का शासन है, पर इस शब्द का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व, ज़्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए भी किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ रूढ़िवादी प्रथाएं चलती है कि जो से अंतिम संस्कार है वो केवल बेटा कर सकता है या फिर बेटा ही हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। इस टाइप की कई प्रकार की पितृसत्तात्मक सोच आपने देखी होगी, सुनी होगी। लेकिन जैसे ट्राइब्स होती हैं कुछ, उनमें मातृसत्तात्मक व्यवस्था भी पाई जाती है। मतलब उनके जितने भी राजनीतिक और आर्थिक अधिकार होते हैं, तो जो भी मतलब ये जनजातीय प्रशासन जहाँ पे चलता है वहाँ पर महिलाओं के पास ये अधिकार से महिलाएं उनके केंद्र में रहती है, वो इन अधिकारों को देखती है। आपने देखा होगा, सुना होगा। क्या आप इस मानचित्र में अपने राज्य को पहचान सकते हैं? इस जिले में स्त्री पुरुष का अनुपात कितना है? आप इस अनुपात को अलग रंगों में अंकित जिलों से कितना कम या ज़्यादा पाते हैं? उन राज्यों की पहचान करें जिसमें बाल लिंग अनुपात 900 से भी कम है। अगले पृष्ठ पर दिए गए पोस्टर से इस नक्शे की तुलना करें। ये दोनों किस तरह हमें एक ही मुद्दे के बारे में अलग अलग ढंग से बताते हैं। जैसे यहाँ पे आप मैप देख रहे होंगे, जो ये पिंक वाला है यहाँ पर 951 से अधिक है। जो ये ग्रीन वाला पार्ट है यहाँ पर 926 से 950 है। जो ये ऑरेंज वाला पार्ट है 901 से 925 की बात करता है। और जो ये थोड़ा लाइट ऑरेंज में थोड़ा सा क्रीम कलर में दिख रहा है आपको, ये 876 से 900 लैंगिक समानता के बारे में बात करता है, लैंगिक अंतर की बात करता है। और जो ये येलो कलर है यानी कि यहाँ पर 875 से भी कम है, यानी कि कितनी सीरियस प्रॉब्लम है ये भी। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज़्यादा काम करती है, पर उसको ज़्यादातर काम के लिए पैसे नहीं मिलते, इसीलिए अक्सर उसके काम को मूल्यवान नहीं समझा जाता। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी, और ये हमारे संविधान के DPSP में आर्टिकल 39 में भी है। चलो थोड़ा सा आर्टिकल 39 पे भी बात करते हैं हम। इसमें बात की गई है राज्य द्वारा अनुस्मरणीय कुछ नीति तत्व। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका और पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, और समुदाय के भौतिक संसाधन का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिसका सामूहिक रूप से सर्वोत्तम साधन हो। यानी कि
जो भौतिक संसाधन है सबको बंटना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण हित के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो, यानी कि ये भी सबको बंटना चाहिए। पुरुष और स्त्री सभी कर्मकारों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, और पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और बालकों के सौकुमार्य को दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसमें जोड़ा गया था। इसके अलावा जिसमें लास्ट प्रोविज़न है वो है बालकों के स्वतंत्र और गरिमामयी वातावरण की प्राप्ति होनी चाहिए और जिससे उनका विकास हो सके। चलिए हम चैप्टर आगे करते हैं। बहरहाल काम के हर क्षेत्र में, यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहान तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो। जैसा अभी हेमा समिति ने कुछ टाइम पहले एक बताया था, मलयालम फिल्म उद्योग में महिला और पुरुष में जो लैंगिक असमानता है वो देखने को मिली थी वेतन देने लेने में, और वहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा गलत स्थिति में थी, कमज़ोर स्थिति में। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़की की चाह होती है, लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने के इस तरीके की मानसिकता से पनपते हैं। इससे देश का लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर 919 रह गया है। साथ लगा नक्शा बताता है कई जगहों पर यह अनुपात गिरकर 850 और कहीं कहीं तो 800 से भी नीचे चला गया है। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती है। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए कुछ खास तौर से असुरक्षित होते हैं। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि वहाँ भी उन्हें मारपीट तथा अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। लगभग 87% विवाहित महिलाओं को इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है और उनमें से कई तो ऐसे जो FIR भी नहीं कर सकती उस चीज़ के खिलाफ। भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। क्या आप इसके कुछ कारण बता सकते हैं? क्या आप मानते हैं कि अमेरिका और यूरोप में महिलाओं का प्रतिनिधित्व इस स्तर तक पहुंच गया है कि उसे संतोषजनक कहा जा सके? विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की राष्ट्रीय संसदों की महिलाओं की संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं। नॉर्डिक देश में 42.3%, अमेरिका में 29.5%, यूरोप में 26.4%, सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में 23.7%, एशिया में 19.8%, पैसिफिक में 18.6%, अरब में 15.6% एंड भारत में 11.8%। इन सभी देशों में सबसे कम। यानी कि अगर आप देखेंगे भारत तो भी खैर विकासशील कंडीशन में है, लेकिन जो अपने आप को विकसित देश कहते हैं वहाँ पर भी महिलाओं की स्थिति अभी कैसी है। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इसी के चलते विभिन्न नारीवाद समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब तक औरतों पर सत्ता का नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका ये है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी भी बढ़ाई जानी चाहिए। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही ज़्यादा कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में ही 14.36% तक पहुंच पाई थी। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफ़ी ज़्यादा नीचे है। भारत इस मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई है, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। जैसे आपको पता होगा अभी तक की जो महिला प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी ही बनी थी। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना है। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है। स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से भी ज़्यादा है।
अगर जातिवाद और संप्रदायवाद खराब चीज है तो नारीवाद क्यों अच्छा है? हम समाज को जाति, धर्म या लिंग के आधार पर बांटने वाली हर बात का विरोध क्यों नहीं करते? तो इसका आंसर ये है कि जो आर्टिकल 15 है वो बात तो करता है धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन वही आर्टिकल 15 का जो थर्ड क्लॉज है उसमें ये भी प्रावधान है कि बच्चों और महिलाओं के लिए कुछ विशेष उपबंध किए जाएंगे, क्योंकि प्राचीन समय से ही महिलाओं का शोषण हो रहा है अलग अलग तरीकों से, तो उनको भी उस पायदान से लेकर के प्रथम पंक्ति तक लाने का उद्देश्य हमारे संविधान निर्माताओं का रहा होगा। कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना है। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है। स्थानीय सरकारों यानी कि पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग थी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की भी कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश भी किया गया था, जो कि अब पारित हो चुका है 2023 में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम 2023, जिससे लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण दिया जाएगा। लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। इससे ये भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को किस तरह लाभ होता है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर न उठता तो उनको लाभ मिल पाना संभव था? धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति की बात करते हैं हम पहले, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं थोड़ा पारिवारिक कानून को। विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून को कहते हैं पारिवारिक कानून। हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पर्सनल लॉज। आइए अब एकदम अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की चर्चा करते हैं, यानी धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन की। ये विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौम तो नहीं है, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, पर जैसे कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले में देखा, अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हो तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाता है। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। भारत के संविधान को इसी समस्या से निपटाने के लिए जो भारत का संविधान है उसको धर्मनिरपेक्ष बनाया गया था, और इसकी महिमा को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रियम्बल में भी धर्मनिरपेक्षता सब जोड़ा गया था। और साथ ही जो हमारा संविधान है उसमें जो पार्ट 3 है यानी कि मौलिक अधिकार वाला, तो उसमें भी धर्मनिरपेक्षता को बढ़ाने के लिए 25 से 28 तक कुछ बातें कही गई, जैसे अंतःकरण के और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। जैसे उसमें कुछ स्पष्टीकरण भी दिए गए थे। कृपाण धारण करना, लेकर चलना, ये सिख धर्म का अंग माना जाएगा, और सिख, बौद्ध, जैन धर्म आदि को हिंदू माना जाएगा। और सभी को लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। राज्य सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या फिर सार्वजनिक प्रकार की धार्मिक संस्थाओं को सभी वर्गों और उपवर्गों के लिए खोल सकता है। इसके अलावा अपने अपने धर्म से रिलेटेड कोई प्रबंधन कर सकता है या फिर उसका वित्त पोषण कर सकता है। इस प्रकार की चीज़ें उसमें मेंशन थी। और साथ ही साथ किसी को भी जबरन किसी दूसरे धर्म की उपासना या फिर उसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और अगर कोई बच्चा स्कूल में है और 18 साल से कम एज का है तो उसके भी पेरेंट्स से पहले पूछा जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था भारत के संविधान में की गई है। जरा इन बातों को गौर से सुनते हैं। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से ना होकर नैतिक मूल्यों से था, क्योंकि आपको पता होगा जो हर धर्म के 2 पक्ष होते हैं। एक होता है कर्मकांडीय पक्ष, एक होता है नैतिक पक्ष। जो कर्मकांडीय पक्ष है उसी पे सभी धर्म अलग होते हैं, क्योंकि सबकी पूजा पद्धति और उसको मानने आचरण करने की पद्धति अलग अलग हो सकती है। लेकिन नैतिक पक्ष सभी धर्मों में समान होता है। जैसे
किसी भी धर्म में ऐसा नहीं कहा गया है कि बड़ों का आदर ना करो, किसी भी धर्म में ऐसा नहीं कहा गया है कि झूठ मत बोलो, या फिर किसी भी ऐसे धर्म में नहीं कहा गया कि किसी और को दुख पहुंचाओ। तो मतलब गांधी जी ने भी नैतिक पक्ष पर जोर दिया था धर्म के। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। अपने देश में मानवाधिकार समूहों ने मांग की है कि सरकार को सांप्रदायिक दंगों को रोकने और धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए कुछ विशेष कदम उठाने चाहिए। और हमारे संविधान में ये चीज़ कहाँ पे आती है? आर्टिकल 29 एंड 30 सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार में। 29 में बात की जाती है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि भारत राज्य क्षेत्र और उसके भाग के निवासी नागरिकों को जिनकी अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति हो उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा पोषित या राज्य नीति से सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान में किसी नागरिक के लिए धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जाएगा। यद्यपि इस अनुच्छेद के शीर्षक में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह केवल अल्पसंख्यकों को ही नहीं बल्कि सभी नागरिकों को प्राप्त है। इसके अलावा आर्टिकल 30 की बात की जाए तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों को अधिकार मिलेगा। धर्म, एक भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों का अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। राज्य अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित शिक्षण संस्थानों को सहायता देने में भेदभाव नहीं करेगा। भारत सरकार ने अल्पसंख्यक घोषित किया था, जैसे जो मुस्लिम है उनका 14.23% जो अल्पसंख्यक है भारत के, ईसाइयों का 2.3%, सिखों का 1.72%, बौद्धों का 0.70%, जैन का 0.37% और पारसियों का सबसे कम परसेंट यहाँ पर देखा गया था। महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून यानी कि पर्सनल लॉज महिलाओं से भेदभाव करते हैं। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इस कानून को समतामूलक बनाने के लिए उसमें बदलाव करना चाहिए। जैसे कुछ उत्तराधिकार से रिलेटेड हो तो वहाँ पे बेटों को ज़्यादा उत्तराधिकार मिलता है एंड बेटियों को कम, तो इस प्रकार की मांग भी होती है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसे कानून बने हैं कि महिलाओं यानी कि जो बेटियाँ हैं उनको भी बेटों के समान ही उत्तराधिकार में हिस्सा मिलेगा। ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हैं, पर यह बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी ज़रूरतों, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। यहाँ पर एक लड़की आई फिर से ये बोल रही है कि मैं धार्मिक नहीं हूँ, मुझे सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की परवाह क्यों करनी चाहिए। जो लोग राजनीतिक सत्ता में हो उनके धर्म के कामकाज पर नज़र रखनी चाहिए, और अगर वो किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी के दमन में सहयोगी भूमिका निभाता है तो इसे रोकना चाहिए। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है तो उसके ऐसे कामों में बुराई नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है कि जो राज्य है या फिर देश है उसका कोई विशिष्ट धर्म नहीं होगा, वो किसी विशेष धर्म पर जोर नहीं देगा। सर्वधर्म संभाव वाली भावना उसमें होनी चाहिए। सांप्रदायिकता समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। पिछले अध्याय का उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की एक ऐसी ही अवधारणा से जुड़े खतरों को दिखाता है। समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माने जाना लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता। आपको पता होगा कि सांप्रदायिकता कितनी खतरनाक हो सकती है कभी कभी। इसके हम इतिहास में कई उदाहरण देख चुके हैं। जैसे अकबर था, वो एक धार्मिक सहिष्णु राजा था। मैं दोनों मुगलों के ही उदाहरण दूंगी आपको इसमें, ताकि किसी को ये ना लगे कि एक धर्म की बड़ाई कर रही है अगले धर्म की बुराई कर रही है, इसलिए मैं दोनों सेम धर्म के ही उदाहरण दूंगी। अब अकबर एक धार्मिक सहिष्णु राजा था, उसने सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया था, तो उस चीज़ की वजह से वो एक महान शासक बन पाया। वहीं औरंगजेब था, उसने थोड़ा अपने धर्म के प्रति कट्टरपंथी दिखाई थी।
जिस कारण उसने चित्रकला और कई प्रकार की चीज़ों पे भी बंदिशें लगा दी थी। राजपूतों के साथ उसके जो संबंध थे वो थोड़ा खराब हो गए थे। तो उस वक्त पे क्या हुआ था, उसके शासन का पतन होने लगा था। वहीं दूसरी ओर जैसे पुर्तगाली आए थे भारत में, तो उन्होंने क्या किया था, जो मुकवा मुस्लिम थे उनका धर्म परिवर्तन कराया था। इसीलिए जो पुर्तगाल की सत्ता थी वहाँ पे धार्मिक परिवर्तन का कारण उनको ज़्यादा टाइम तक शासन करने को नहीं मिला था। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का भी एक उदाहरण आप देख सकते हैं। जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक उद्देश्य से थी तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू करना किया, लोगों के धर्म परिवर्तन करवाए और उनके धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करना शुरू किया था, तो वहाँ पर फिर 1857 की क्रांति के रूप में एक स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं, उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोग के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। इस सोच में ये बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखती है तो ये ऊपरी और बेमानी होती है। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित तो अलग अलग होंगे ही, उनमें टकराव भी होगा। सांप्रदायिक सोच तब ज़्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें ये विचार जोड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। जैसे जब अंग्रेज़ों को लगा था कि हम हिंदू मुस्लिम एकता के चलते यहाँ पे राज नहीं कर सकते, तो उन्होंने फूट डालो और राज करो वाली नीति अपनाई थी। और जब मुस्लिमों को थोड़ा सा हिंदुओं से अलग वाली चीज़ के लिए सांप्रदायिकता का प्रयोग किया, तो वहाँ पर उसके बाद जो मुस्लिम लीग थी उसने फिर बाद में वहाँ पर पाकिस्तान की मांग की थी, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि हम इस देश में एक साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सांप्रदायिकता इतने ज़्यादा उनके सर चढ़ गई थी। ये मान्यता बुनियादी तौर पर गलत है। एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हो, ये संभव नहीं है। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है, उसकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है। हर समुदाय में तरह तरह के विचार के लोग होते हैं, इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। इसीलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना उस समुदाय की विभिन्न आवाज़ों को दबाना है, जो कि आर्टिकल 19 का भी उल्लंघन करेगा। सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति होती है दैनंदिन जीवन में ही दिखती है। इसमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल हैं। ये चीज़ें इतनी आम है कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते, जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी होती है। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में रहती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी ये कोशिश होती है कि बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें ये विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा का रूप ले लेता है। जैसे जब मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, जब ब्रिटिशों से भारत देश में राज करना मुश्किल बन पड़ा था तो उन्होंने मुस्लिम और हिंदुओं में लड़ाई करवा दी थी कि सांप्रदायिकता मिलेगी मुस्लिम्स को, इनको सेपरेट निर्वाचन मिलेगा। और उन्होंने उनके माइंड में ये चीज़ डाली थी कि तुम और हिंदू साथ में शासन नहीं कर सकते। वहाँ पर 1909 में मार्ले मिंटो का जो आया था, तो उस टाइम पर उन्होंने सांप्रदायिकता दे करके एकता को तोड़ने का प्रयास किया था, और वही चीज़ की जड़ जो है आज हमें पाकिस्तान के रूप में देखने को मिलती है। सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्म गुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। मैं अक्सर दूसरे धर्म के लोगों के बारे में चुटकुले सुनाता हूँ, क्या इससे मैं भी सांप्रदायिक बन जाता हूँ? आप इस लड़के की बात का आंसर दे सकते हैं। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे
और आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भी है। आपको याद होगा 1946 में जो दंगे हुए थे, जिसके लिए जो गांधी जी थे, उन्होंने उस टाइम पे मौन अनशन करना शुरू कर लिया था, अगर आपको पता होगा तो। और चलो इतने पे ही बात नहीं टली थी। जब विभाजन हुआ था 1947 में, उसके बाद भी कई विद्वानों का मानना है कि जब पाकिस्तान और भारत में कुछ लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, कुछ पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, तो जो झेलम नदी थी ना, तो उसमें भी पूरी ऊपर से लाश ही लाश दिख रही थी। धर्मनिरपेक्ष शासन। सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत थे, इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। इनके बारे में हम पिछले साल पढ़ चुके हैं। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। यहाँ पर सभी धर्म समान हैं। आपने देखा होगा भारत में हर प्रकार के धर्म को मानने वाले रहते हैं। हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, जैन, पारसी, ईसाई, सिख, हर प्रकार के धर्म का अनुसरण करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। उनको उनके धर्म को पालन करने की, आचरण करने की, मानने की, प्रचार प्रसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता भारतीय संविधान देता है। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। आर्टिकल 25 के तहत संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन के धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है, जैसे छुआछूत की इजाज़त नहीं देता है। आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन, और साथ ही साथ आर्टिकल 15 और 16 में भी इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है। इस हिसाब से देखें तो धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचारधारा भर नहीं है। ये विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए एक खतरा नहीं है, यह भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है, एक खतरा है। कि आपको पता होगा जो धर्मनिरपेक्षता है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार इसे मूलभूत ढांचा माना गया है हमारे संविधान का, और इसमें बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की जा सकती। केशवानंद भारती 1973 के केस में ये चीज़ प्रूव हो चुकी थी। ये भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है, एक खतरा है। कौन? सांप्रदायिकता। हमारी तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान जरूरी चीज़ है, पर अकेले इसी के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमें अपने दैनंदिन जीवन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और दुष्प्रचारों का मुकाबला करना होगा तथा धर्म पर आधारित गोलबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की जरूरत है। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा, पॉलिटी खतरे में आ जाएगी, उनकी सत्ता बचानी है उन्हें अपनी। जाति और राजनीति। हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियां देखी। इनमें एक मोटे तौर पर सकारात्मक या लाभदायक है, तो दूसरी नकारात्मक या नुकसानदेह। आइए अब अंतिम प्रमुख विभाजन यानी जाति और राजनीति की चर्चा करते हैं। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष हैं, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था की। आपको पता होगा वर्ण व्यवस्था बहुत पहले समय से चली आ रही है, लगभग उत्तर वैदिक काल से। जाति समूहों का पदानुक्रम, जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे, तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत के रूप में सबसे नीचे। ये व्यवस्था कब से हुई थी? उत्तर वैदिक काल। लेकिन ये वैदिक काल में स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। पहले लोगों को उनके कर्मों के अनुसार वर्ण मिले थे। अगर कोई ज्ञान करेगा या फिर वैदिक पाठ करेगा या शिक्षा का काम करेगा, उसे ब्रह्म में रखा गया था। इसके अलावा जो क्षत्र थे उनका काम था रक्षा करना, जो विष थे उनका काम था सेवा करना। बाद में आए थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। इनका काम था ब्राह्मण का वैदिक पाठ कराना, जो वैश्य था उनका काम था खेती और व्यापार करवाना, जो क्षत्रिय थे उनका काम था कबीलों की या फिर अपने राज्य की रक्षा करना, और जो शूद्र थे उनका काम था सेवा करना। लेकिन बाद में लोगों ने अपनी सुविधा या फिर अपने स्वार्थ के लिए इनको वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था में बदल दिया था। लिंग
और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं और एक तरह का श्रम विभाजन मौजूद होता है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन सॉरी जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और स्थायी रूप है। अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं में एक खास अर्थ में भिन्न है। इसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशों के तो होते हैं, साथ ही उनके एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी उन्हें देखा जाता है। उनमें आपस में ही बेटी रोटी अर्थात शादी और खान पान का संबंध रहता है। अन्य जाति समूहों में उनके बच्चों की ना तो शादी हो सकती है, न महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी पात में बैठ करके दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार होती है जाति व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें अंत्य जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है, यानी कि जो अंतिम लाइन में अभी खड़े हुए। इसकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की थी। यही कारण है कि ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार स्वामी नाइकर जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम किया था। आपको अगर पता होगा, महात्मा गांधी ने जब उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन चल रहा था तो उस समय भारत में एक देश राष्ट्र व्यापी आंदोलन को करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि जब इस प्रकार अगर इस मतलब राज्य को या फिर इस क्षेत्र को स्वतंत्रता मिल भी गई तो ये फिर भी बंदी रहेंगे, या फिर जो वो जिस चीज़ के साथ और डोला पालकी जिन चीज़ों के लिए या फिर दलितों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं तो फिर वो दलित तो हमेशा बंदी रहेंगे। उनके अनुसार ये बात थी, इसीलिए उन्होंने उस वक्त उत्तराखंड में ये करने के लिए मना कर लिया था। लेकिन बाद में जब जयानंद भारती ने उन्हें मनाया था तब जाके वो इस चीज़ के लिए सहमत हुए थे। वहीं अंबेडकर के बारे में आपको पता होगा, वो महार जाति के थे। तो एक रेलवे स्टेशन पर एक कर्मचारी ने उनके लिए पहले तो उनके सूट बूट को देख करके उनको खुद से रिक्शा करवाने की बात कही, लेकिन जब उनकी जाति को पूछा तो उनकी तरफ देखा भी नहीं। इसके अलावा जैसे अंबेडकर थे तो उनको उनके ही स्कूल के कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, तो ये गलत नहीं था। इन महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आज़ादी और गांवों में जमींदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। शहरी इलाकों में तो अब ज़्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रखा जाता कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठ रहा है या रेस्तरां में आपकी मेज पर बैठकर खाना खा रहे आदमी की जाति क्या है, क्योंकि संविधान का जो आर्टिकल 15 है वो सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषेध करता है। चाहे आप होटल में जा रहे हो, चाहे आप पार्क में बैठे हो, चाहे आप सड़क में घूम रहे हो, अगर आपने वहाँ पे किसी के साथ भेदभाव किया तो फिर ये कानूनी रूप से भी आपको दंड देगा और संवैधानिक रूप से भी ये किसी के अधिकारों का हनन माना जाएगा। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया है। अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौटकर आए तो यहाँ हुए बदलावों को देखकर हैरान हो जाएगा। यहाँ पर एक लड़की है, वो बोल रही है मुझे अपनी जाति की परवाह नहीं रहती, हम पाठ्य पुस्तक में इसकी चर्चा क्यों कर रहे? क्या हम जाति पर चर्चा करके जातिवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे? आपका क्या है इस पे सोचना, आप बता सकते हैं। अब तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा? क्या तुम्ही ने नहीं कहा था कि जहाँ भी प्रभुत्व था, वर्चस्व की बात आए तो हमें राजनीति विज्ञान में उसकी चर्चा करना चाहिए? क्या हमारे चुप रहने से जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी? यहाँ पे उसका भाई आके बोल रहा है। बहरहाल समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। जैसे आपने देखा होगा, कुछ दलितों को आज भी गांव के सार्वजनिक नलों से या फिर जो पानी के तालाब है वहाँ से पानी नहीं पीने दिया जाता, या फिर आज भी कुछ दलितों के लिए कुछ मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में कुछ समूहों को दबाकर रखा गया है। इसका प्रभाव सदियों बाद आज तक नजर आता है। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में उन्हीं का बोलबाला है।
जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं। यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफ़ी ज़्यादा है और जाति और आर्थिक हैसियत में काफ़ी निकट का संबंध है, क्योंकि जब बौद्धिक और आर्थिक विकास होगा तो वहाँ पर ये वाली सिचुएशन अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आर्थिक और जाति व्यवस्था का जो संबंध है कैसे, जिसके पास अच्छे मतलब इकोनॉमिक सोर्सेज है वो एक अच्छी एजुकेशन लेगा और फिर वहाँ पे उसका जो दिमाग का दायरा है वो खुलेगा, क्या सही है और क्या गलत है। जाति और आर्थिक हैसियत में काफ़ी निकट का संबंध है। जातिगत असमानताएं शीर्षक बॉक्स को हम बाद में देखेंगे। राजनीति में जाति, सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक समाज समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं तथा दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता, जैसे कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में देखा है। ये मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती। हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यही एकमात्र या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। राजनीति में जाति अनेक रूप से हो सकती है। जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती है तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती है ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए, क्योंकि वो उन चीज़ों को पॉलिटिकल एजेंडे के वे में यूज़ करते हैं। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह भी दी जाए और कई बार उनके सामने डीपीएसपी के कुछ पॉइंट्स का दावा करके भी वो अपने वोट बैंक को बढ़ाते रहते हैं। राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में भी देखा जाता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया है कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोल बंद करने के लिए सक्रिय हों। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अब तक छोटा और नीच माना जाता था। अब हम बात करते हैं शहरीकरण की। ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसना। क्या होता है शहरीकरण? भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता पर हम बात करते हैं। जनगणना में प्रत्येक 10 साल बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। जनगणना विभाग के आदमी घर घर जाकर लोगों से उनके बारे में सूचनाएं जुटाते हैं। धर्म समेत सभी बातों के बारे में कुछ जो लोग बताते हैं ठीक वैसा ही फॉर्म में दर्ज कर दिया जाता है। अगर कोई कहता है कि वो नास्तिक है या किसी धर्म को नहीं मानता तो फॉर्म में भी इसे वैसे ही दर्ज कर दिया जाता है कि वो नास्तिक है। इस कारण देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या और उनके अनुपात में आए किसी बदलाव के बारे में हमारे पास विश्वसनीय सूचनाएं हैं। नीचे दिए गए पाई चार्ट से देश के 6 प्रमुख धार्मिक समुदायों की आबादी के अनुपात का पता चलता है। आज़ादी के बाद से प्रत्येक धार्मिक समुदाय की आबादी तो काफ़ी बढ़ी है, पर कुल आबादी में उनका अनुपात ज़्यादा नहीं बदला है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 1961 के बाद से हिंदू, जैन और ईसाई समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से घटा है, जबकि मुसलमान, सिख और बौद्धों का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा है। एक आम लेकिन भ्रांत धारणा यह है कि देश की आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे धार्मिक समुदाय उससे पीछे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति से सच्चर कमेटी के नाम से जाना जाता है कि आकलन से स्पष्ट होता है कि मुस्लिम आबादी का अनुपात थोड़ा जरूर बढ़ेगा, लेकिन अगले 50 सालों में भी ये बढ़वार 3 से 4% तक ही रहेगी। इससे साबित होता है कि एक व्यापक फलक पर विभिन्न धार्मिक समुदाय के अनुपात में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला है। जैसा आजकल लोगों के दिमाग में बसा हुआ है कि ये तो ज़्यादा हो जाएंगे, फिर हमारे धर्म को संकट हो जाएगा या फिर फलाना धर्म को संकट हो जाएगा, तो इस टाइप की कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि हमारा संविधान और उसकी जड़ें इतनी मजबूत है कि उसके रहते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और धर्मनिरपेक्षता मूलभूत ढांचा है और मूलभूत ढांचे में कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। यही बात प्रमुख जाति समूहों पर भी लागू होती है। जनगणना में सिर्फ 2 विशेष समूहों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की गिनती अलग से दर्ज की जाती है। इन दोनों बड़े समूहों में ऐसी सैकड़ों जातियां और आदिवासी समूह शामिल हैं जिनके नाम सरकारी अनुसूची में दर्ज हैं। इसी के चलते इनके नाम के साथ अनुसूचित शब्द लगाया गया है। अनुसूचित जातियों, जिन्हें आमतौर पर दलित कहा जाता है,
सामान्य तो वे हिंदू जातियां आती हैं जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता है। और आपको पता है इसी व्यवस्था के कारण जो कई प्रकार की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कुछ टाइम पहले, उसमें आधे से ज़्यादा जो एससी कम्युनिटी के थे उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, क्योंकि वहाँ पर छुआछूत नहीं होती है, वहाँ पर छुआछूत का बहिष्कार किया जाता है। और एक पेपर में मैंने पढ़ा था, एक लड़की किसी से बात कर रही थी तो उसमें उसने कहा अपने मतलब उसका जब पूछा गया था कि उसने अपना धर्म परिवर्तन क्यों किया, तो उसने ये बताया कि वहाँ पर मुझे मंदिर में जाने से, अपने भगवान की पूजा करने से नहीं रोका जाता, इसलिए मैंने अपना धर्म परिवर्तित किया। और कई बार तो ताज्जुब होता है कि लोग अपने आप को, जो मतलब एससी कास्ट के कुछ लोग हैं, वो अपने आप को हिंदू ना बोल के बौद्ध कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके साथ भेदभाव नहीं होता है मंदिर में जाने से। वो अपने आप को बौद्ध बुलाने लगे हैं कई लोग। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे। इन जातियों के साथ भेदभाव किया जाता था और उन्हें तिरस्कृत की दृष्टि से भी देखा जाता था। अनुसूचित जनजातियों में, जिन्हें आमतौर पर आदिवासी कहा जाता है, वे समुदाय शामिल हैं जो अमूमन पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हैं और अपनी परंपराओं को और संस्कृति को फॉलो करते हैं, जिनका बाकी समाज से भी ज़्यादा मेलजोल नहीं था। 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.6% और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.6% था। भारत के विभिन्न धार्मिक समुदायों की आबादी 2011: हिंदू 79.8%, मुस्लिम 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7% और अन्य 2%। और इन अन्य में आते हैं बौद्ध 0.7%, जैन 0.4%, अन्य धर्म 0.7%, जैसे पारसी हो गया या फिर यहूदी हो गए, तो इस टाइप के भी कुछ धर्म रहते हैं भारत में, तो उनका है 0.7%। और जिनका कोई भी धर्म नहीं, जो अपने आप को नास्तिक मानते हैं, वो है 0.2%। जनगणना में अभी तक अन्य पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं की जाती। इनकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की थी। पूरे देश में इनकी आबादी कितनी है, इस बात को लेकर कोई एक स्पष्ट अनुमान नहीं है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2004-05 का अनुमान है कि इनकी आबादी करीब 41% है। इस प्रकार मुल्क की आबादी में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों का हिस्सा लगभग 2/3 तथा हिंदुओं की आबादी का लगभग 3/4 है। राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार ये धारणा बन जाती है कि चुनाव जातियों का खेल है और कुछ नहीं। ये बात सच नहीं है। जरा इन चीज़ों पर भी गौर करते हैं। देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसीलिए हर पार्टी को उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता होगा हर एक पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है। कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, ताकि उनकी वोट बैंकिंग भी बढ़ती रहे। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उस पार्टी को वोट देते हैं। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा है, तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं, तो किसी किसी जाति में मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता। हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। अगर जातियों और समुदायों को राजनीतिक पसंद एक होती है, तो फिर ऐसा संभव नहीं हो पाता। अब नॉर्मल सी चीज़ें जैसी जनता डिमांड करेगी, वैसी सप्लाई मिलेगी। जनता शिक्षा मांगेगी, शिक्षा मिलेगी। जनता धर्म मांगेगी, धर्म मिलेगा। जनता स्वास्थ्य मांगेगी, स्वास्थ्य मिलेगा। जनता विकास मांगेगी, विकास मिलेगा। वो सब कुछ होता है जनता की मांग पर भी निर्भर। स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे कारक भी इतने ही असरदार होते हैं। मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं, अक्सर उससे ज़्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों से रखते हैं। एक जातीय समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों
की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनाव पर अक्सर निर्णायक असर होता है। मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि अगर कोई भी पार्टी है, कोई भी पार्टी खराब नहीं होती है, क्योंकि वो उस हिसाब से काम करती है जिस हिसाब से जनता चल रही होती है। मतलब कुछ तो, मतलब कुछ हिस्से में, मतलब जैसे 0.2% या फिर 3 to 4% तक हम मान सकते हैं कि कोई भी पार्टी अपने फ़ायदे के लिए इस तरीके से बहला रही है या फिर कुछ भी कर रही है। लेकिन यहाँ पर बाकी का 98 और 99% रोल होता है जनता का। जनता जो डिमांड करेगी, सरकार उस हिसाब की सप्लाई करेगी। तो यहाँ पर कुछ जनता की भी कमी हो सकती है। जाति के अंदर राजनीति। अभी तक हमने इस चीज़ पर गौर किया है कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता है। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। इस तरह सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती, जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है। ये चीज़ अनेक रूप लेती है। हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, सो पहले वो अपने समूह की जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। चूंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता का कब्जा नहीं कर सकती, इसीलिए वो ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लाने की कोशिश करते हैं। इस तरह उनके बीच में संवाद और मोलतोल होता रहता है। चलिए पहले इस कॉलम पर गौर करते हैं, जातिगत असमानता। आर्थिक असमानता का एक महत्वपूर्ण आधार जाति भी है, क्योंकि इससे विभिन्न संसाधनों तक लोगों की पहुंच निर्धारित होती है। जैसे पहले अछूत कही जाने वाली जातियों के लोगों को जमीन रखने का अधिकार नहीं था, जबकि कथित द्विज जातियों को ही शिक्षा पाने का अधिकार था। आज जाति पर आधारित इस किस्म की औपचारिक और प्रकट असमानताएं तो गैर कानूनी हो गई हैं, पर सदियों से जिस व्यवस्था ने कुछ समूहों को लाभ या घाटे की स्थिति में बनाए रखा, उसका संचित असर अभी भी महसूस किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस बीच नई तरह की असमानताएं भी उभरी हैं। निश्चित रूप से जाति और आर्थिक हैसियत की पुरानी स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। आज ऊंची या नीची किसी भी जाति में बहुत अमीर और गरीब लोग देखे जा सकते हैं। 20 या 30 वर्ष पहले तक ऐसा नहीं था। तब सबसे नीची जातियों में कोई अमीर आदमी बेमुश्किल ही ढूंढने मिलता था। पर जैसा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि आज भी जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे औसत आर्थिक हैसियत, जिसे मासिक खर्च जैसे हिसाबों से मापा जाता है, अभी भी वर्ण व्यवस्था के साथ गहरा संबंध दिखाती है। यानी ऊंची जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है, दलित तथा आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सबसे खराब है, जबकि पिछड़ी जातियां बीच की स्थिति में आती हैं। हर जाति में गरीब लोग हैं, पर भारी दरिद्रता में सरकारी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों में सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या सबसे निचली जातियों के लोगों की है। ऊंची जातियों में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है। इस मामले में भी पिछड़ी जातियों के लोग बीच की स्थिति में। आज सभी जातियों में अमीर लोग हैं, पर यहाँ भी ऊंची जाति वालों का अनुपात बहुत ज़्यादा है और निचली जातियों का बहुत कम। गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले प्रतिशत अनुमान 1999 एंड 2000 का यहाँ पे डेटा दिखाया गया है। जाति और समुदाय जैसे जो एसटी हो गए, उनके लिए 45.8 ग्रामीण और 35.6 शहरी। अनुसूचित जातियाँ 35.9 ग्रामीण एंड 38.3 शहरी। अन्य पिछड़ी जातियाँ 27 ग्रामीण और 29.5 शहरी। मुसलमान अगड़ी जातियाँ 26.8 ग्रामीण एंड 34.2 शहरी। हिंदू अगड़ी जातियाँ 11.7 ग्रामीण एंड 9.9 शहरी। ईसाई अगड़ी जातियाँ 9.6 ग्रामीण और 5.4 शहरी। ऊंची जाति के सिख 0 ग्रामीण एंड 4.9 शहरी। अन्य अगड़ी जातियों में 16.0 ग्रामीण और 2.7 शहरी। अगर टोटल मिलाया जाए तो ग्रामीण में है 27.0 और शहरी में है 23.4। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। राजनीति में नई किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे अगड़ा और पिछड़ा। इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती है और एक तरह की यही चीज़ें दुनिया भर की राजनीति में चलती है। दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूहों और समुदायों को गोलबंद करने का प्रयास करती है, ताकि वो आपस में ही उलझे रहे और मेन मुद्दों पर उनका ध्यान ही ना जाए और उनकी वोट बैंकिंग भी बढ़ती रहे।
कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदायों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती है। इस अर्थ में जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की है। अनेक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, उनके साथ ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने और उनके जमीन जायदाद और अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे। पर इसके साथ ही ये भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है। जैसे कि धर्म के मसले से स्पष्ट होता है कि सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती। इससे अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज़्यादा बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भी भटकता है। कई बार जातिवाद तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा देता है। आपके लिए अब कुछ होमवर्क, अगर आपने चैप्टर ठीक से सुना होगा तो जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमजोर स्थिति में होती हैं। विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और सबके साथ एक एक उदाहरण भी दें। बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। 2 कारण बताएं क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते, और भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो लिंक है टेलीग्राम का उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको क्लासेस अपडेट और PDF वहाँ पर मिलती रहे। थैंक्स टू वॉचिंग।